वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस एक्सेल एंड सी एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे द सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लिंक्ड होता है। वैल्यू एडिशन से लिंक्ड होता है। लास्ट सेशन में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज की बात की थी। सो व्हाट डू मीन बाय द सेकेंडरी एक्टिविटीज? द सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरली ऐड वैल्यू करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे एंड उसको ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जैसे आप एग्जांपल्स की बात करें, जैसे पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड, शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर कैन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम द आयरन ओर। तो जब उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करेंगे तो हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगा। इसका जिस्ट की बात कर लेंगे कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चैप्टर में हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि दैट इंडस्ट्रियल लोकेशन के क्या फैक्टर होंगे, कितने टाइप्स के इंडस्ट्रीज होते हैं। नाउ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। टुडे मास प्रोडक्शन पे फोकस होता है इंडस्ट्रियल बेस, तो उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। पहला फीचर्स क्या होगा, दैट इज कॉल्ड स्किल्ड मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शंस। इसका मतलब है मैकेनाइजेशंस, मशीन यूज होगा, रोबोटिक्स यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा, टेक्नोलॉजी यूज होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशंस एंड अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ने के पहले लेट्स हैव ए माइंड मैप कि जब हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करेंगे सो इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज के कितने टाइप्स होते हैं ना, इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग कुछ बेसिस पे। लेट्स फर्स्ट इज द साइज, second is raw material or inputs, third is the output or products and fourth is the ownership. अब साइज के बेसिस पे द इंडस्ट्रीज को हाउस होल्ड क्वार्टर्स, स्मॉल या फिर लार्ज स्केल में क्लासीफाई करेंगे। इनपुट के बेसिस पे वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री आप देखते होंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। नाउ सिमिलरली आप जब बात करेंगे कि जैसे मैं बात करूं कि दैट सम ऑफ द आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्री, आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली बेसिक इंडस्ट्री या फिर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होता है। एंड ऑनरशिप बेस्ड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या जॉइंट वेंचर, जिसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक माइंड मैप हो गया कि दैट कितने टाइप के इंडस्ट्रीज होंगे। नाउ इंडस्ट्री के कुछ फीचर्स होंगे, दे आर कॉल्ड लोकेशनल फैक्टर्स। तो क्या क्या लोकेशंस होने चाहिए एक इंडस्ट्री के फंक्शनिंग के लिए? पहला पार्ट कि दैट एक्सेस टू द मार्केट, मार्केट अवेलेबल हो जहाँ पर जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जा सकता है। एक्सेस टू द रॉ मटेरियल्स, बहुत दूर नहीं होना चाहिए लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। थर्ड इज दैट इज कॉल्ड एक्सेस टू द लेबर सप्लाई। फोर्थ इज द एक्सेस टू द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिफ्थ फैक्टर एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन माने कम्युनिकेशन फैसिलिटी। सिक्स इज गुड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सेवेंथ एक्सेस टू द एग्लोमेरेशंस। एग्लोमेरेशंस का मतलब क्या होता है? कंग्लोमेरेट्स, दैट इज जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कंसंट्रेटेड होता है उसको एग्लोमेरेशंस बोलते हैं। प्राइमरली जो इंडस्ट्री के लोकेशंस के कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीन प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड लैंड शुड बी अवेलेबल, सेकंड लेबर शुड बी अवेलेबल एंड कैपिटल मींस द इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर, और अभी के टाइम में द टेक्नोलॉजी। सो हम लोग बात कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब थोड़ा सा इसको एलाबोरेट वे में स्टडी करेंगे एंड ट्राई टू टेक वन बाय वन इन लिटिल बिट इन डिस्क्रिप्शन। जब हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स की बात करेंगे सो कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा कि अभी स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड मैकेनाइजेशन, थर्ड टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, फिफ्थ अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि मान लीजिए आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अभी के टाइम में आप देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप माइनिंग होता है। अभी के टाइम में आप बात करेंगे दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड माइनिंग की बात होगी। सो टेक्नोलॉजी इज द हॉलमार्क। सेकंड थिंग मैकेनाइजेशन इज द फीचर। सेकंड दैट स्किल्ड लेबर, अभी अनस्किल्ड लेबर की यूटिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशंस की बात करेंगे तो व्हाट आर द फैक्टर्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। मार्केट एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लेबर सप्लाई इजीली अवेलेबल होना चाहिए एंड एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ट्रांजेक्शनल कॉस्ट कम हो, देन गवर्नमेंट पॉलिसी कंड्यूसिव होना चाहिए एंड प्रेजेंस ऑफ एग्लोमेरेशंस होना चाहिए, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। नाउ इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे कि इंडस्ट्री को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे साइज के बेसिस पे। दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंडस्ट्री, जिसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, है ना, जैसे कि खादी उद्योग हो गया, तो दे आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री। फिर उसके बाद क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, थर्ड इज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। You might have heard the term that is called MSME sector. MSME sector का क्या मतलब होता है बच्चों? That is called micro, small, medium enterprises, है ना। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उसको हम लोग बोलते हैं एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर की जहां तक बात है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एमएसएमई सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इन केस ऑफ इंडिया। सो ये जब आप देखते हैं कि दैट क्लासिफिकेशंस, तो हम लोग यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर को रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉटेज, देन स्मॉल इंडस्ट्री, देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स या इनपुट के बेसिस पे आप इसको एग्रो बेज इंडस्ट्री, मिनरल बेज इंडस्ट्री, केमिकल बेज इंडस्ट्री, फॉरेस्ट रॉ मटेरियल बेज इंडस्ट्री, एनिमल बेज इंडस्ट्री आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं जैसे कि लेदर इंडस्ट्रीज, है ना, जैसे आप बात करते हैं बहुत सारे लेट्स से मिनरल बेज इंडस्ट्री लाइक द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे आप बात करते हैं एग्रो बेज इंडस्ट्री लाइक लेट्स से फोडर इंडस्ट्री हो गया, लेट्स से अभी हम लोग पेपर इंडस्ट्री की बात करें। सो जो उनके इनपुट या जो सब्सटेंसेस रॉ मटेरियल्स जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, वी क्लासिफाई दैम इनटू एग्रो, मिनरल, केमिकल, फॉरेस्ट बेज एंड एनिमल बेज इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज ए वेरी जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप इसको तुरंत क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नाउ आप सभी पढ़े होंगे कि द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट बेस्ड। सो आउटपुट और प्रोडक्ट में क्या होगा, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक इंडस्ट्री? बेसिक इंडस्ट्री का मतलब जो कि बेसिक प्रोडक्ट सब्सटेंस करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हेवी इंडस्ट्री लाइक दैट HEC रांची का नाम सुने हो कि ये बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स प्रोड्यूस करती है एंड इसका यूज अदर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये बेसिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी। एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की जो सब्सटेंस डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सकते हैं उनको हम लोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहा जाता है। गॉट इट? नाउ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन दैट ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड द शेयर होल्डिंग्स, कि हु इज द ऑनर। उसके बेसिस पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या जॉइंट वेंचर या जॉइंट सेक्टर, तीन टाइप के होगा। सो पब्लिक सेक्टर जिसको हम लोग PSUs बोलते हैं, PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या फिर दी PSCs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इसमें गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो, है ना, दिस इज ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे हम लोग बात कर देंगे कि दैट इज कॉल्ड इन्फोसिस, ये सारे क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स हो गया। जैसे आप और भी बात कर सकते हैं तो दीज आर प्राइवेट ऑनरशिप होते हैं, प्राइवेट वेंचर्स होते हैं, है ना। जैसे आप बात करेंगे फ्लिपकार्ट, ये क्या है, आप ऑनरशिप की बात करें प्राइवेट ऑनर तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। इसी तरह से कुछ जॉइंट वेंचर इनिशिएटिव्स होता है। जॉइंट वेंचर इनिशिएटिव्स का मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों के जॉइंट स्टेक होल्डर से ये इंडस्ट्री चलता है, ऑनरशिप दोनों के पास है, दीज आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मॉडर्न डे, अभी कंसेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री या टेक्नोपॉली आप लोग नाम सुनते होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री? नाउ इट इज बहुत सारे मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट है लाइक द रोबोटिक्स, है ना, जैसे आप बोलते हैं ना कि दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे बिटकॉइन इंडस्ट्री हो गया, है ना। सो ये सारे क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, जिनको हाईटेक इंडस्ट्री कहा जाएगा। ठीक। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच एड्स वैल्यू टू द नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल रिसोर्सेस। और वैल्यू एडिशंस के बाद क्या होता है कि उसका वैल्यू होने की एडिशन के बाद वो रेयर रॉ मटेरियल्स एक वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप बात करेंगे कि द पोटैटो इज अ रॉ थिंग्स। अब पोटैटो को प्रोसेस करके क्या कन्वर्ट किया जाएगा, लेट्स से वी कन्वर्ट इट इनटू द चिप्स, तो इसका वैल्यू एडिशन हो जाता है। 1 किलो पोटैटो लेट्स से 20 रुपीज में मिलेगा, बट 1 किलो पोटैटो से जो चिप्स में कन्वर्ट होगा इवन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 500, है ना। सो द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज प्राइमरली क्या करेगा, वैल्यू एडिशंस करेगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जांपल्स आप देख चुके हैं हम लोग, पेपर इंडस्ट्री देख चुके हैं, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ना मैन्युफैक्चरिंग,
सो मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली मैं इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि इट लिटरली मीन्स टू मेक बाय द हैंड। तो पहले दैट इज कॉल्ड ह्यूमन, दैट इज हाउस होल्ड इंडस्ट्री होता था, मैनुअल लेबर्स होता था, बट नाउ दो मशीन के बेसिस पे मास प्रोडक्शन होता है। सो टुडे मशीन हैज रिप्लेस द ह्यूमन लेबर। सो मैन्युफैक्चरिंग सिंपली रेफर्स टू द प्रोडक्शंस फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट, और प्रोडक्शन इंडस्ट्री इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग आएगा, वैल्यू एडिशंस आएगा। अब सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि इस तरह के जो मॉडर्न स्केल, जो मॉडर्न टाइम की इंडस्ट्री है, मोस्टली कैसे है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर्स होंगे? पहला फीचर्स क्या होगा कि दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड ऑफ द प्रोडक्शंस। यहाँ पर कैसे वर्कर्स चाहिए? स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वर्कर्स, दे आर कॉल्ड द हार्ड वर्कर्स, हार्ड, और दूसरा कैटेगरी होता है द ब्रेन वर्कर्स। ब्रेन वर्कर्स को कभी कभी ट्रेन वर्कर बोलते हैं। कि अभी के टाइम में द मॉडर्न इंडस्ट्री में अब बात करें कि टेक्नोलॉजी यूज होता है, जैसे कंप्यूटर के बेसिस पे काम होगा, है ना, कंप्यूटर अकाउंटिंग होगा, तो एक लेमैन उस एक्टिविटीज का हैंडल नहीं कर सकता है। सो देयर बाय उनके लिए क्या प्रोग्राम होता है, लेट्स से ट्रेनिंग होता है कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है कि आप चीज़ों को सीखे पहले। तो यहाँ पर स्किल की जरूरत होती है। सो स्किल और मेथड ऑफ प्रोडक्शंस, ये पहला फीचर्स होगा। दूसरा फीचर क्या होगा? मैकेनाइजेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैकेनाइजेशन? मैकेनाइजेशंस का मतलब द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी के टाइम में कोई भी इंडस्ट्री बिना टेक्नोलॉजी का वो ग्रो नहीं कर सकता है ना। जैसे अभी एडटेक इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री क्या होता है कि व्हेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एजुकेशन सेक्टर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडटेक इंडस्ट्री। तो एडटेक इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है? मैकेनाइजेशन। सो डेफिनेटली जैसे वी आर कंडक्टिंग द क्लास, तो यहाँ पर क्या है कि दैट इट इज ए पार्ट ऑफ द ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये मैकेनाइजेशन है, सेकेंड फीचर्स होगा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। थर्ड फीचर की बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का मतलब कि जब मशीन यूज होगा, तो मशीन यूज होने से क्या होगा कि ह्यूमन लेबर उसको रिप्लेस करेगा कौन? थ्रू द मशीन लेबर। उससे इफिशियंसी बढ़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल बढ़ सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट होगा, और जो द इफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। फोर्थ फीचर की बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रैटिफिकेशंस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशंस का क्या मतलब होगा कि द मॉडर्न इंडस्ट्री इज द कैरेक्टराइज्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, extreme specializations, division of labor for producing more goods with a less effort, and the low cost, the vast capital, large organizations, executive bureaucracy. सेम चीज कि दैट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ पर दैट आपका स्पेशलाइज एक्टिविटी है, दैट टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मास प्रोडक्शंस होगा, है ना, कैपिटल इंटेंसिव होगा, और लो कॉस्ट होगा। लो कॉस्ट का मतलब इफेक्टिव कॉस्ट इन्वॉल्व जो है वो कम होगा। साथ ही साथ एक अनदर फीचर्स की बात करेंगे अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस। अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी कैसा है। तो जहाँ पर रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोकेशंस के कितने फैक्टर्स होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये प्राइमरीली फैक्टर जहाँ पर अवेलेबल होगा वहीं पर इंडस्ट्री ग्रो करेगा। सो ये सम ऑफ द फीचर्स की हमने बात करी। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे कि दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशंस को कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, इम्पैक्ट करेगा? मैंने बताया अभी लैंड, लेबर, कैपिटल। तो उसी तरह से आप ऐड कर लेंगे और एक्सेस टू मार्केट, मार्केट होना चाहिए, अदरवाइज फिनिश गुड्स को आप सेल परचेज कहाँ पर करेंगे? सेकंड, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, अभी मैंने बताया रॉ मटेरियल होना चाहिए। थर्ड, एक्सेस टू द लेबर सप्लाई। फोर्थ, एक्सेस टू द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देन साथ ही साथ आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टुडे वी आर लिविंग इन ए गुड गवर्नेंस एरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नेंस? द गवर्नेंस का मतलब होता है कि देयर इज ए कंडीशंस, गुड कंडीशन फॉर डूइंग बिजनेस, कि मतलब आपके पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो, आपके पास लाइसेंस परमिट राज ना हो, आपके पास इजी बिजनेस करने के कंडीशंस हो। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इट इज द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सच पॉलिसी जो कि क्या करेगा? दैट शुड प्रमोट द बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस इंडस्ट्रीज इन द पर्टिकुलर रीजन्स। अभी के टाइम में जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट का बेसिस क्या है? एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे इनकम इंश्योर होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल लोकेशंस, इंडस्ट्रियल स्टार्टअप से, जिससे कि आप बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसा है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी यदि यूनिफॉर्म रखेगी, बैलेंस्ड वे में रखेगी, तो ओवरऑल सारे रीजन्स का एक ही तरह से ग्रोथ प्रोफाइल होगा एंड देयर बाय इट विल ए विन विन टाइप ऑफ सिचुएशंस। अनदर फैक्टर्स क्या होना चाहिए? एक्सेस टू एग्लोमेरेशंस इकोनॉमीज, लिंक्स बिटवीन द इंडस्ट्री। इससे क्या होगा कि आज के टाइम में जो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आइसोलेटेड नहीं रह सकता है। सो देयर बाय द सब इंडस्ट्री के बीच में एक लिंकेज होना चाहिए। लिंकेज होने से क्या होगा कि दे विल वर्क इन म्यूचुअल बेनिफिट्स टू ईच अदर। सो दैट्स वाई अनदर फीचर इज एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, है ना। और जो लार्ज कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है, उनके साथ आपके पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना चाहिए, उसके पास आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस होने चाहिए, सो दैट कि दोनों के साइड में विन विन सिचुएशंस क्रिएट हो। सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स। आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फुटलूज इंडस्ट्री। द फुटलूज इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू एन इंडस्ट्री that can be located at any place without effect from the factors of the production such as resources, land, labor, capital. For example, computer chip, mobile manufacturing and hosiery, ये सारे footloose industry के अंदर आता है। They are not dependent on any specific raw material. ये किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। फुटलूज इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वेट लूजिंग और अदरवाइज, ठीक है, दे लार्जली डिपेंड ऑन द कंपोनेंट पार्ट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। ये बेसिकली असेंबल इंडस्ट्री है। लेट्स से कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री कहीं भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए ना? असेंबल होना चाहिए कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग एरिया से आए एंड दैट शुड बी असेंबल एंड अकॉर्डिंगली ये इंडस्ट्री ग्रो होगा। सो दीज आर कॉल्ड फुटलूज इंडस्ट्री, ठीक है। दीज आर जनरली नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, ये पॉल्यूशन फ्री होगा, इको फ्रेंडली होगा एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय द रोड नेटवर्क। मैंने क्या बताया कि फुटलूज इंडस्ट्री का बेसिक फीचर क्या है? द बेसिक फीचर इज दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और असेंबली की फैसिलिटी होना चाहिए। तो असेंबली लाइन के लिए क्या होना चाहिए? देयर शैल बी एक्सेसिबिलिटी टू द रोड नेटवर्क, तभी तो सामान पहुंचेगा। एंड सेकेंड कि दैट दे आर नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि इंडस्ट्री को साइज के बेसिस पे द हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसमें हम लोग क्लासीफाई करेंगे। एग्रीकल्चर इट मीन्स रॉ इनपुट के बेसिस पे एग्रो बेज इंडस्ट्री, मिनरल बेज इंडस्ट्री, केमिकल बेज इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेज इंडस्ट्री, एनिमल बेज इंडस्ट्री, इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। हियर यू कैन नोट डाउन सम ऑफ द एग्जांपल्स। लेट्स से एग्रो बेज इंडस्ट्री की यदि बात करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर। एग्रो बेज इंडस्ट्री, लेट्स से पेपर इंडस्ट्री है, एग्रो बेज इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री है ना, जेगरी इंडस्ट्री है, जितने भी फूड रिसोर्सेज से है वो सारे एग्रो बेज इंडस्ट्री। मिनरल बेज इंडस्ट्री, लेट्स से सम ऑफ द फेरस नॉन मेटेलिक सब्सटेंस का यूज करेगा, दैट्स आयरन इंडस्ट्री, है ना। दीज आर कॉल्ड मिनरल बेज इंडस्ट्री। कोल बेज इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, ये सब किसमें है? मिनरल बेज इंडस्ट्री। केमिकल बेज इंडस्ट्री, द केमिकल बेज इंडस्ट्री जो कि केमिकल्स, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करेंगे, है ना। जैसे आप बात कर सकते हैं ONGC, अब नाम सुने होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दीज आर कॉल्ड केमिकल इंडस्ट्री। लेट्स से पेट्रोलियम इंडस्ट्री, दीज आर कॉल्ड केमिकल इंडस्ट्री। फॉरेस्ट रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी बहुत सारे इंडस्ट्री होगा। लेट्स से एनिमल बेज इंडस्ट्री, आप बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री, वुलन, टेक्सटाइल, आइवोरी। सब वीडियो को पॉज करके आप लिस्ट डाउन कर लेंगे सो दैट कि आप आंसर्स लिखें तो आप एटलीस्ट यू कैन साइट सम ऑफ द एग्जांपल्स। नाउ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट के बेसिस पे और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो इस तरीके से इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशंस हैं। नाउ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट इंडस्ट्री। Now, concept of high-tech industry. What do you mean by concept of high-tech industry? Modern industry use the, let's say, technology. Let's say computer aided design. That is called research and development technology. तो इस तरह की इंडस्ट्री, let's say robotics, artificial intelligence, इसको high-tech industry बोलते हैं. And what do you mean by technopoly? The areas जहाँ पर ये high-tech industry grow होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, let's say हमारे केस में बैंगलोर की बात करेंगे. So this is a technopolis. जैसे आप सिलिकॉन वैली की बात करेंगे इन USA, दे आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस, है ना। सो टेक्नोपोलिस आर द प्लेस वेयर दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, आपके NCERT बुक में भी दिया गया है, आप इसको जोट डाउन कर लेंगे एंड उसको फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।
तो ये So dear students, after going through this chapter, that is the secondary activities, कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यू. एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एंड कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं. होपफुली दीज क्वेश्चंस वुड बी हेल्पफुल टू यू एंड बिफोर द एग्जामिनेशंस यू मस्ट डू दिस सेशन, राइट. सो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर का एक ब्रीफ आइडिया तो हो ही गया होगा. एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने. जैसे कि एमसीक्यू है कि दैट विच एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट कौन सा एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म करते हैं? आंसर इज द सेकेंडरी एक्टिविटी. आंसर लिखा हुआ भी है. सो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी समझ में आ गया, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेगा, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट है, राइट. इट्स फूड प्रोसेसिंग वगैरह. पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जांपल नहीं है. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, माइनिंग है ना. पोट्री इंडस्ट्री की बात करेंगे. माइनिंग जो है, माइनिंग डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं नेचर से ना, तो नेचुरल सब्सटेंस को डायरेक्ट ऑब्टेन, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है. सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. सो बी केयरफुल अबाउट द टर्म माइनिंग. माइनिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है. उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, विच इंडस्ट्री इज लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द पावर सप्लाई. जो पावर सप्लाई के नज़दीक कौन सी इंडस्ट्री को होना चाहिए? जैसे शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है एंड कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री, विच इज द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, है ना. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पर हमने बताया होगा, आप उसको ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ अराउंड 10-12 एमसीक्यूज हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे. जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. आप इसको देख सकते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड लेदर बेस्ड, है ना, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री. तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल सब्सटेंस. तो आयरन स्टील है क्या इससे रिलेटेड? ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है. सो इस तरह के क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ेंगे कि दैट इज कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. ये भी लेदर इंडस्ट्री है क्या? नहीं है. केमिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर, ये सिर्फ राइट मैच है, बाकी सब रॉन्गली मैच्ड है. तो शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड, दी सेकेंडरी एक्टिविटीज, सिंपल क्या मीनिंग होगा इसका? मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, दीज आर कॉल्ड दी सेकेंडरी एक्टिविटीज which adds value to the natural substance which are obtained as a raw material and after the processing उसको valuable goods and substance में convert किया जाता है. This is the main essence of this chapter, right? इसी से आपको किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा. इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सो बी रेडी फॉर दैट. इस पीडीएफ को आप ऑब्टेन कर सकते हैं while joining our the telegram channel that is Excel NCIS, और यू फिर आप एक्सेल एनसी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, द एक्सेल एनसी एकेडमी, है ना, दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. ये बोकारो में लोकेटेड है. सो बोकारो के जो भी स्टूडेंट्स जो CUET की तैयारी करना चाहते हैं आफ्टर द एग्जामिनेशंस, या फिर जो अभी 10th से 11th प्रमोट होंगे एंड जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स. आप किसी भी सब्जेक्ट में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ये बेसिकली एक नोवेल इनिशिएटिव इन बोकारो है. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बोकारो दैट अ सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट, एक्सेलेंसी IS इज ए वेरी फेमस नेम इन द झारखंड एंड स्पेशली इन बोकारो, जहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है. JPSC के साथ साथ UPSC की बच्चे यहाँ क्लासेस चलती हैं. उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक ब्रिज कोर्सेज जो 11th-12th से ही क्यों ना आप तैयारी करें. 11th-12th इज द बेस्ट टाइम दैट यू शुड प्रिपेयर एंड थिंक अबाउट योर करियर इन द सिविल सर्विसेज. इधर उधर भटकने से बेहतर है कि डिटरमिन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन योर लोकेशन सिटी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. थिंक अबाउट इट, राइट. सो उसी इंडेवर में दिस इज एक्सेल एनसी एकेडमी इज ए जूनियर विंग टू दिस एक्सेलेंसी IAS अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ मयूर सागर. ये इंस्टीट्यूट रन होता है एंड द एक कोहोर्ट ऑफ फैकल्टीज आर बेसिकली वर्किंग जस्ट टू नर्चर द फ्यूचर एज सिविल सर्वेंट एंड फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली, खैर वो तो फ्यूचर की बातें हैं. अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एग्जामिनेशंस है 24th of this February, geography, you must come out with a flying color. This is our the objective. And आप
बहुत जोर शोर से पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, लास्ट मिनट में इस तमन्ना को, इस उद्देश्य को, है ना, कम नहीं होने देना। जैसे कहावत है ना कि जिंदगी का अंतिम सत्य क्या है? मौत। सो जिंदगी का अंतिम सत्य क्या है? मौत है। जिंदगी का अंतिम सत्य क्या है ना? मौत है। सो मौत के बाद जीना ही जिंदगी का नाम है ना। देयर इज ए साइड सेइंग कि दैट जिंदगी खाक है, जिसका मौत ही अंजाम है। मौत के बाद जीना ही जिंदगी का नाम है। तो ये समझ लो, ये समय के बाद आने वाला जो समय होगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एमसीक्यू के यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। देयर इज अ लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज आर गिवन। कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एग्री इंडस्ट्री ना? एग्री इंडस्ट्री का मतलब दिस इज इनपुट बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पर जो रॉ मटेरियल्स है वो एग्रीकल्चरल चीजों से लिंक्ड होगा, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं ना। एग्री बिजनेस इज commercial farming on an industrial scale often financed by business which main interest lie outside the agriculture। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि देयर इज अनदर क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। क्या डिफरेंसेस होता है ना? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्शन लिमिटेड होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन वाइड स्प्रेड पे होगा, मास प्रोडक्शन पे होगा। बेसिकली स्मॉल स्केल की जब बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेज लोकल रॉ मटेरियल्स। ये लोकल रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स, सेमी स्किल्ड लेबर। बट लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मास प्रोडक्शन से, तो यहां पर आपको क्या होगा? साइंटिफिक वे में करना होगा। तो साइंटिफिक वे का मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा। सो डेफिनेटली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी कहां पर? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व लार्ज मार्केट, the various raw materials, enormous energy, specialized work, advanced technology, assembly line mass production and large capital investment भी ज़्यादा लगेगा। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंसेस स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ डू सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेस? जो रॉ सब्सटेंस नेचर से ऑब्टेन करते हैं उसे किस तरह से ये सेकेंडरी एक्टिविटीज वैल्यूएट करता है? एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल, है ना, एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दैट सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करता है बच्चों? बताओ कि दैट ऐड वैल्यू करता है टू द नेचुरल रिसोर्सेस, जो नेचर से डायरेक्ट सब्सटेंस है। जैसे आप बात करेंगे जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट एक क्या है? दैट इज ए बॉक्साइट एक ओर है, और इस बॉक्साइट में क्या होता है? बहुत सारी इंप्यूरिटीज मिले हुए होते हैं, उनको प्रोसेस करके फिर हम लोग क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम बनाते हैं, तब उसका वैल्यू बनता है। उसी तरह से आयरन की बात करेंगे तो आयरन क्या है ना, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इससे मिलता है, लेकिन ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ना, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप चिप्स की बात करते हैं, किसी तरह से आप और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? वैल्यू ऐड कराया जाता है ना। इंडिया के केस में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, व्हाट वी कॉल द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट इज ए वेरी पोटेंशियल एरिया, है ना। सो हाउ द सेकेंडरी एक्टिविटीज एड्स वैल्यू? जैसे आयरन एंड स्टील की बात करेंगे, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, बीएसएल है, सेल है, तो ये क्या करता है? रॉ मटेरियल को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे कॉल स्टील में कन्वर्ट करता है। नाउ ट्रांसफरिंग द रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट बाय वेरियस प्रोसेस, सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेचुरल प्रोडक्ट। अब कुछ इसमें प्रोसेस क्या होगा? जैसे वॉशिंग है, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस। कोल वॉशरी वगैरह आप यदि जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कोल को कैसे वॉश किया जाता है, एंड उसके बाद फिर उसको उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, मटेरियल फ्रॉम द फार्म्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिसोर्सेज ऑफ द सी कैन बी पुट इनटू द ग्रेटर यूज बाय द सेकेंडरी एक्टिविटी। आप इस तरीके से 2-3 एग्जांपल यहाँ पर दिखा दीजिएगा, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर आंसर। Let's take another question. Give the meaning of high-tech industry. State any 2 characteristics of this industry. So high-tech industry मैंने अभी लेक्चर में भी बताया था कि that is modern day industries are high-tech industry because they use the modern technology. Modern technology का मतलब let's say you must have heard about the technology like the robotics, है ना। आप अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, डिजिटल गवर्नेंस होगा, ये सारे हाईटेक टेक्नोलॉजी है। दे आर आल्सो कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हाईटेक इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। So the modern manufacturing industry which use the state of art technology are called high-tech industry. समझ में आया? So high-tech industry is the latest generation
manufacturing activity. It is best understood as a application of intensive research and development. Research and development का यूज करके इन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, है ना, लीडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर. आई होप यू गॉट इट. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? दीज आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कर्स. हाईटेक इंडस्ट्री के वर्कर्स को क्या बोलेंगे? व्हाइट कॉलर वर्कर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल्स, है ना. दे आर द लेमैन्स नहीं होते, दे आर नॉट द लेमैन बट दे आर द प्रोफेशनल्स. स्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना. दैट इज द प्रोफेशनल वर्कर्स मेकअप ए लार्ज शेयर इन द टोटल वर्कफोर्स एंड ग्रेटली आउट नंबर द एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स. यहाँ पर जो प्रोफेशनल होता है वो डोमिनेट करता है इस तरह की इंडस्ट्री में. These industries are neatly spaced, low, modern, dispersed office plant, lab buildings rather than massive assembly structure. बहुत messy नहीं होता है, planned होगा, organized होगा, and आप बात कर सकते हैं these are called high tech industry. ठीक है, high tech industry के फीचर्स याद रहेगा बच्चों. कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करें क्या? Let's take the one question that is called how are technological innovations an important aspect of modern manufacturing industry. Explain any three aspect in this regard. देखो, कभी भी क्वेश्चन यदि ये 3 मार्कर्स आता है तो आप एटलीस्ट वहां पर 4 पॉइंट्स बताएंगे, है ना. 4 पॉइंट्स आप बताएंगे. 5 मार्कर आता है तो एटलीस्ट आप वहां पर 6 पॉइंट्स बताएंगे. पॉइंट वाइज यदि आप लिखते हैं तो आप 6 पॉइंट एटलीस्ट लिखेंगे, है ना. बोर्ड में नंबर लाने का ये ट्रिक है, टिप्स भी है. तो आप चलें, यहाँ पूछ रहा है कि हाउ आर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग. ये हाईटेक इंडस्ट्री का भी बात की हम लोग कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया इस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को. आप नाम सुने होंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस इन ब्रिटेन. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस इन ब्रिटेन में बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस जो प्रोडक्शंस होता था वो कैसा होता था? लिमिटेड प्रोडक्शंस, हाउस होल्ड प्रोडक्शंस, है ना. तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं था, तो दैट्स वाई वो बहुत लिमिटेड प्रोडक्शंस होता था. लेकिन जब इंडस्ट्री आ गया उसके बाद अनलिमिटेड प्रोडक्शंस की बात होने लगी, मास प्रोडक्शंस की बात होने लगी, और जब मशीन आया तो इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का मतलब कि द इंट्रोडक्शंस और एप्लीकेशंस ऑफ मशीन इन द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस. तो इसके बाद आप सारी जगह देखते हैं कि देयर इज एन कॉम्पिटिशंस, क्वालिटी, कंज्यूमर मार्केट का राइज होता है. So question is how are technology that is important aspect of modern manufacturing industry. और आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि दैट इज कॉल्ड मशीन जो है, टेक्नोलॉजी है, इट जो वर्क को क्या करता है, दैट इज कॉल्ड एफर्ट को मैक्सिमाइज करेगा, वेस्ट को कम करेगा, इफिशियंसी को बढ़ाएगा, इफेक्टिवनेस को घटाएगा. तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, इनएफिशिएंसी एंड दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. So these aspects in this regard are under the complex machine technology is needed so that high quality goods are produced at the less time. जैसे आपको चाहिए कि लेट्स से द 10,000 जींस आपको कल ही बनाना है, तो क्या मैनुअली बहुत सारे एम्प्लॉय लगेगा? लेकिन मशीन है, सिस्टम है, तो उसको बनाया जा सकता है. इसका मतलब मास प्रोडक्शन पॉसिबल है. सेकेंड, इट रिक्वायर वास्ट कैपिटल. लेकिन एक चीज है कि ये इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, है ना. अदरवाइज हाउ कुड यू एस्टेब्लिश द प्लांट्स, हाउ कुड यू एस्टेब्लिश द मशीनरी. सो इसके लिए एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी एंड एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड. लेमैन इस चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है. दीज आर स्पेशलाइज एक्टिविटी. तो आपको डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करना पड़ेगा, डोमेन स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा. देयर शुड बी द स्पेशलिस्ट. साथ ही साथ उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी तरीके से उस टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और क्या हो सकती है इनके फीचर्स? द इंडस्ट्रीज यूज द मशीन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऑटोमेशन इज द एडवांस स्टेज ऑफ द मैकेनाइजेशन. ऑटोमेशन क्या होता है बच्चों? जैसे ऑटोमेटिक काम करना, है ना. जैसे आप बात करते हैं कि जैसे बहुत सारी जो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स होता है वो कैसे काम करता है? ऑटोमेटिक काम करता है. इफ़ यू ब्रेक द लॉ तब फिर क्या होगा कि आपको पिक्चर ले लिया जाएगा एंड फोटो, दैट इज कॉल्ड पिक्चर, जो चालान है आपके घर भेज दिया जाता है. उसी तरह से व्हेन एवरी सिस्टम इज ऑटोमेटेड, माने कंप्यूटर से लिंक्ड होगा, कंप्यूटर से गाइडेड होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसी का एप्लीकेशन तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब दैट इज मशीन विथ ए ब्रेन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मशीन विथ अ ब्रेन, है ना. मशीन विथ ए ब्रेन, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, that is called artificial intelligence, that is called robotics.
तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, सो व्हाट विल हैपन, ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम लगेगा। तो ऑटोमेशन उसी को बोलते हैं, ऑटोमेशन का मतलब कंप्लीट ऑटोमेटिकली हैपनिंग द थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री के ये सारे फीचर्स होंगे, ऑटोमेशन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, मास प्रोडक्शन होगा, इनएफिशिएंसी कम होगा, वेस्ट माने लॉस होगा कम होगा, सो इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्वालिटी इंश्योर होगा। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके, टेक बेस्ड इंडस्ट्री के होंगे फीचर्स। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाई लेवल ऑफ इनोवेशंस, नॉलेज इंटेंसिव, फुटलूज इंडस्ट्री, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ये सारे फीचर्स होंगे। इसको आप फिर से लिख सकते हैं या फिर लेक्चर को सुन के आप नोट्स बना लें। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चंस छोड़ जा रहा हूँ, दैट हाई टेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, है ना, कि जो अभी का मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मोस्टली किस पे डिपेंड होगा, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होगा। तो ये हॉलमार्क है लेटेस्ट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो इसके सपोर्ट में आप आंसर लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाईटेक इंडस्ट्री, ये सबसे पहला पॉइंट होगा। सेकंड, द फीचर्स ऑफ द हाईटेक। थर्ड, एडवांटेज ऑफ दिस हाईटेक इंडस्ट्री। फोर्थ, सम ऑफ द एग्जांपल्स। एंड लेस्ट इज दैट वे फॉरवर्ड कि दैट व्हाट इज द फ्यूचर लाई। इस 4-5 पॉइंट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अनदर क्वेश्चन इज लोकेशंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय द सेवरल फैक्टर्स सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली लैंड, लेबर, कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आपको इन्हीं फैक्टर्स को एलाबोरेट कर देना है ब्रीफली, तो इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट इज द टिप्स। क्वेश्चन 3 मार्कर्स आता है तो आप एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखेंगे, यदि 5 मार्कर्स आता है तो एटलीस्ट आप 6 पॉइंट्स लिखेंगे, और आपका यदि 3 to 4 मार्क्स आता है तो आप एटलीस्ट 75% ऑफ ए पेज जो है उतना आपका आंसर्स का लेंथ होगा, और यदि 5 मार्कर आता है तो एटलीस्ट आप जो 1.5 से लेकर 2 पेजेस तक आप उस पेजेस में आंसर्स लिखेंगे। डोंट लीव द क्वेश्चंस, नहीं भी आता है बट एटलीस्ट यू शुड राइट द क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड कटिंग नहीं करेंगे, ये थंब रूल है ना। संकल्प ले कि कुछ टेस्ट पेपर लगाए एंड कटिंग तो नहीं करना है भाई, है ना, कटिंग करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। सो इस तरह से आप एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर सॉल्व करें। सो दिस इज अबाउट द सेशन। हमने इस सेशन में कुछ एक्सरसाइज भी करा, कंसेप्ट भी किया। आई होप इसके बाद एक बार आप अपने घर पे रिवाइज करेंगे एंड सेशन डेफिनेटली हेल्प टू यू एंड आपके लेवल को, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। सो सी यू अगेन गाइस, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। हमारा संकल्प है कि 24 तारीख के पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डेफिनेटली हम लोग कवर कर दें। इस मैराथन सीरीज का यही ऑब्जेक्टिव है।